हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 से चैप्टर 3 को, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इस चैप्टर में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे या फिर कह सकते हैं जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाया था, किस तरीके की उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे, कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई। अब दीवान क्या था? दीवान एक ऐसी चीज़ कह सकते हैं जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर से हम समझ सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ था 1764 का, जब बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल सम्राट होते हैं वो 1765 में कंपनी को क्या दे देते हैं, बंगाल प्रांत का दीवान क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, बंगाल प्रांत का क्या कर देते हैं, दीवान नियुक्त कर देते हैं। तो दीवान क्या चीज़ होती है? कहने का मतलब यह है कि विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाना। कंपनी को क्या हुआ कि विशाल राजस्व संसाधन पर क्या मिल गया, नियंत्रण मिल गया। अब विशाल राजस्व संसाधन पर अगर नियंत्रण मिलेगा तो क्या होगा, वहां से वो क्या कमा सकते हैं, राजस्व एकत्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब रुपया बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो लोग अब ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर नहीं आते थे कि यहाँ से वो कोई भी सामान को ले। वो क्या करते थे कि यहीं से राजस्व इकट्ठा करते थे और जो रुपया उनको उससे प्राप्त होता था राजस्व से, उसी से ही वो यहाँ का सामान खरीदते थे। अन्य जगहों से, भारत के अन्य जगहों से सामान खरीदते थे और उसको उचित दाम में या बढ़ते हुए दाम में, जो भारत से ज़्यादा में बिके, तो उसको वो कहाँ बेचते थे, उसे वो ब्रिटेन में बेचा करते थे। तो चलिए आगे देखते हैं और उससे आगे की बात समझते हैं इस चैप्टर में। ठीक, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त या तैनात किया। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अब बड़ी तो थी ना, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा था, एक बड़े विशाल राजस्व की क्या हो रही थी, प्राप्ति हो रही थी, है ना। विशाल राजस्व की क्या हो रही थी, प्राप्ति हो रही थी। संसाधन उनको इतने अच्छे खासे मिल गए थे, है ना। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि क्या हो सकता था, बाहरी ताकतें जो थी या फिर अंदर पे ही कई ताकतें ऐसी थी जो उनको क्या कर सकती थी, अलग कर सकती थी या फिर वहाँ से उनको निकाल सकती थी। ठीक है, बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी की आमदनी। अब कंपनी को आमदनी किस तरीके से होती थी उसको देख लेते हैं। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारिक ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उनकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। ये देखिए, जो मैंने कहा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, राजस्व एकत्रित कर सकें,
है ना, और कम से कम कीमत पर क्या कर सके, सूती और रेशमी कपड़े खरीद सके, ताकि उसको ज़्यादा दामों पर वो कहाँ बेच सकें, ब्रिटेन में जाकर के बेच सकें। ठीक है, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, जो अभी मैंने बताया था। ठीक, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब देखिए, बंगाल से इतना ज़्यादा रुपया इकट्ठा होने लगा कि निर्यात के लिए चीज़ें उसी से ही खरीदी जाने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों को उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब सोचिए, 1770 में जो अकाल पड़ा बंगाल में, 1 करोड़ लोगों की क्या हो गई, उसमें मौत हो गई। ठीक है, इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब किसी भी जगह की अगर 1/3 आबादी समाप्त हो जाए तो वहाँ का राजस्व का घटना, वहाँ पर जो भी चीज़ें जो चीज़ें होंगी ना, वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल असमान हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल साधारण नहीं रहेंगी वहाँ पर वो चीज़ें। ठीक, अगर 1/3 आबादी अगर समाप्त हो जाती है तो इससे अंग्रेजों को क्या हुआ होगा, घाटा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट मतलब होता है बाजार। ठीक है, हाट मतलब बाजार होता है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। ठीक है, बहुत बुरा क्या पड़ता था, असर पड़ता था। आगे देखते हैं। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। तो देखिए, अब जैसे ही वहाँ पर मृत्यु होने लगी ना, 1 करोड़ के आसपास, है ना, जो लोगों की मौत हो गई थी, तो अब अंग्रेज़ों को सोचने पर क्या कर दिया, इसमें मजबूर कर दिया। तो अब वो ये सोचने लगे कि किस तरीके से कोई और ऐसी क्या चीज़ हो जिससे राजस्व आय क्या हो सके, बढ़ सके, अर्थव्यवस्था क्या हो सके हमारी, बढ़ सके। वो ये सोचते थे। ठीक है, यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशक लग गए, सोचिए, है ना, 20 साल। 1 दशक में कितने, 10 साल, तो 2 दशक में 20 साल लग गए। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, क्या करा लागू, स्थायी बंदोबस्त लागू करा। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब क्या हो गया, जो राजा और तालुकदार थे, राजा और तालुकदारों को क्या जमींदार के रूप में मान्यता दे दी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा था। अब क्या होता था, ये स्थायी बंदोबस्त में क्या चीज़ कर दी गई थी कि जो ज़मीनें थी ना, वो राजा और तालुकदारों को सौंप दी गई थी, लेकिन वो क्या माने जाते थे, उस ज़मीन के जमींदार माने जाते थे। जो काम किससे करवाएंगे, किसानों से करवाएंगे। ठीक है, और किसानों से उसके बदले में क्या वसूल करेंगे, लगान वसूल करते थे, और जिसके वजह से वो कंपनी को क्या दे सके, राजस्व दे सके। कौन, राजा महाराजा लोग क्या दे सके, ये लोग राजस्व कंपनी को दे सके। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त इसको कहा गया क्योंकि स्थायी रूप से क्या हो गई, जो चुकाने वाली राशि थी उसको स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, एक रूप से। तो अब चाहे क्या हो, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, किसानों को चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन जो स्थायी रूप से जो राशि है ना, वो कैसे ना कैसे करके उनको देनी ही देनी होती थी। तो इसका मतलब यह होता कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्चे करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। अब समस्या की थी, अब इसमें समस्या क्या थी उसको देख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को तो ऐसा लगता था कि इससे क्या होगा, कि जो ज़मीन में सुधार के जो खर्च होंगे, खर्च करने का क्या होगा, प्रोत्साहन मिल जाएगा जो जमींदार जो होते थे उन लोगों को,
और जिससे राज्य की राजस्व की मांग क्या होने लगेगी, बढ़ने वाली नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो और जमींदार क्या थे, बढ़ते उत्पादन से और क्या रहते, फायदे में भी रहते। अगर जितना उत्पादन उनका बढ़ता तो उसमें क्या रहते, फायदे में भी रहते। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि फसलें हर बार अच्छी ही हों, है ना। तो वही समस्या यहाँ पर बता रखी है कि समस्या क्या थी, ठीक। मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदार को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं की थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, अधिकार सुरक्षित नहीं था किनका, किसानों का, और उन्हें ये दमनकारी नीति भी लग रही थी। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुकाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। पुश्तैनी ज़मीन से क्या कर दिया जाएगा, बेदखल, है उसी की ज़मीन, ठीक है, पुश्तैनी ज़मीन है और उसी को ही क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा अगर कोई भी किसान लगान नहीं चुका पाया। तो उस टाइम भी स्थिति दयनीय थी और आज भी किसानों की स्थिति हालांकि कुछ हद तक तो सुधरी है, लेकिन फिर भी आज भी देखा जाए तो जिस जगह पर किसानों को होना चाहिए वो जगह उनको मिल नहीं पाई है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं महाल क्या होता था। महाल क्या था, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। तो महाल क्या थी, एक तरीके से एक समूह, गांवों का एक समूह होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं एक नई व्यवस्था। अब नई व्यवस्था क्या थी, इसको पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में, जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत थे जो उसके, ठीक है, अब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में इसके कुछ इलाके के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब जमींदार को हटा दिया गया यहाँ पर से, ठीक है। किसको सौंप दिया गया, जो गाँव का जो मुखिया होगा उसको सौंप दिया गया था, ठीक है। जो राजस्व इकट्ठा होगा वो मुखिया करेगा और कंपनी को देगा। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा गया। अब क्या थी, ग्राम समूह के द्वारा राजस्व का ग्राम समूह के द्वारा क्या करा जाता था, एक तरीके से राजस्व इकट्ठा करके मुखिया को दिया जाता था और मुखिया किसको देता था, कंपनी को देता था। उसी को हम महालवारी व्यवस्था कहते थे और महाल हम पढ़ चुके हैं, है ना, ग्राम समूह जिसको कहा जाता था, ठीक। तो महालवारी इसी को कहा गया। तो स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ दिया है, महालवारी बंदोबस्त हमने पढ़ दिया है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे थी
अगली व्यवस्था जो है मुनरो व्यवस्था है। ठीक है, अब मुनरो व्यवस्था क्या थी इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो भी इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों को क्या कहा जाता था, रैयत कहा जाता था, से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये मुनरो को लगता था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसकी रक्षा करनी चाहिए थी, किसानों की। और किसानों को क्या कहा जाता था दक्षिण में, इधर साइड रैयत कहा जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, रैयत व्यवस्था या मुनरो व्यवस्था भी इसको कहा गया था। ठीक है, तो रैयत व्यवस्था हो गई, स्थायी बंदोबस्त हो गया और साथ ही साथ महलवारी बंदोबस्त हो चुका है। ठीक, और किसानों के द्वारा क्या, मुनरो व्यवस्था जो थी ये हमने पढ़ ली है। ठीक है, जो मुनरो व्यवस्था है। ठीक, और जिसे हम क्या कहते थे, रैयतवारी व्यवस्था कहते थे। आगे देखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या ठीक नहीं था? नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजस्व बढ़ गया, किसान राजस्व चुका नहीं पाए, और अगर राजस्व चुका नहीं पाए तो क्या हुआ, ये लोग भाग गए। ठीक है, रैयत मतलब किसान। ठीक है, इसलिए इसको रैयतवारी व्यवस्था भी कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पुरजोर लगा दिया था। ठीक है, खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। ठीक, इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, ये सब नोट करने आपने। ठीक है, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। तो किसानों को क्या करा गया, मजबूर करा गया इन सभी की खेती के लिए। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि पटसन है या फिर कपास है और गन्ना है, ये सभी क्या कहलाई जाती हैं, एक तरीके से नकदी फसलें कहलाई जाती हैं। ठीक है, नकदी फसलें कहलाई जाती हैं। यह कैसे किया गया, अब ये किस तरीके से किया गया उसको देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन का ऐसे ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। तो चलिए समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? क्या रंग का कोई इतिहास है? तो देखते हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई हैं। तो 5 और 6 की यहाँ पर ये तस्वीर देख लीजिए, रंग बिरंगी एक तस्वीर है। ठीक है, सूती कपड़ों की। ठीक, बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो ये देखिए, इन दोनों में समानता केवल नीले रंग की है। ठीक, कढ़ाई जो इसमें डिज़ाइन है वो क्या है, एक अलग टाइप का है। ठीक, लेकिन कलर कौन सा, नील का है। अब नील की क्या होती थी, भारत में खेती पैदा की जाती थी। तो ये चीज़ किस तरीके से हो रही थी उसी के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया गया है, नील की खेती को दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इन छापों में
आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाली नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब भारतीय नील की मांग क्यों थी भाई, है ना, उसको देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। ठीक है, अब भैया अगर नील आने लगेगा तो वोड के जो उत्पादक वाले जो लोग होंगे उनको क्या होने लगेगी, वहाँ पर परेशानी होने लगेगी, क्योंकि उनका सामान क्या नहीं होगा, बिकेगा ही नहीं, है ना। आगे देखते हैं, एक पॉइंट दे रखा है, इसको देख लेते हैं। बागान क्या होता है? एक विशाल खेत पर जिस बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। आगे देखते हैं। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जितना वोट से नहीं मिलता था। ठीक है, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? कहाँ से मिल सकता था अब नील, जिसमें कमी आ गई थी, तो वो कहाँ से मिलेगा? भारत से ही मिलेगा। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो देखते हैं भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ठीक है, भारत में क्या करने लगी? रास्ते वो ढूंढने लगी नील की खेती के। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन आयात आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 95% सोचिए, नील भारतीय नील का हिस्सा हो गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एंजल नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? अब किस तरीके से होती थी, उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एक चित्र है यहाँ पर, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी स्क्यूडोल्स्की का एक चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने
बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो गुलाम थे उन्होंने क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी। ठीक है, इसी वजह से भारतीय नील प्रसिद्ध हो गया। ठीक, नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो मुख्य तरीके थे नील की खेती करने के, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब निज खेती की क्या समस्याएं थी? ठीक है, निज खेती की क्या समस्याएं थी उसको देख लेते हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें वहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। ठीक है, किसान लोग धन की खेती में क्या रहते थे, व्यस्त रहते थे, तभी क्या रहती थी, ज़रूरत भी रहती थी किनकी, मजदूरों की। ठीक है, तो निज खेती की ये सारी समस्याएं थी। ठीक, अपने में आगे देखते हैं। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। अब बताइए, 1000 अगर बीघा ज़मीन है तो कितने हलों की ज़रूरत पड़ेगी, 2000 हलों की। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे, है ना। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयती व्यवस्था क्या थी उसको देख लेते हैं, और उसको देखने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, इसको भी देख लेते हैं। बीघा। अब बीघा क्या होता था, जमीन की एक माप थी बीघा। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले बीघा का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय किया था। तो कहने का मतलब 1 बीघा के बराबर 1/3 एकड़ के आसपास ये मापते थे। ठीक, आगे देखते हैं। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिकों रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। रैयत मैंने बताया था जो किसान होते थे। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौते करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। ठीक, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। तो नगद के रूप में जितना रुपया उनको चाहिए रहता होगा, रैयतों को, जो किसान होते थे उनको जो चाहिए रहता होगा, वो जो जमींदार होते थे या फिर अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, इन लोगों को कर्ज दे दिया करते थे। ठीक है, उसके बदले में इनको क्या देनी पड़ती थी, नील जो 25% हिस्से में वो लोग लगा रहे थे खेतों में, तो उसको देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नील की खेती के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। नील की खेती के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है 1863 में। ठीक है, एक नील का ये क्या है कारखाना है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेंटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का
अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे नीचे जमी नील को गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सूखा दिया जाता था। ठीक है, क्या करा जाता था, लास्ट में सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार है, तो इसके बाद नील क्या होती थी, तैयार हो जाती थी। ठीक है, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचे, यहाँ पर देखिए ये वाली, दबाकर सांचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होती थी, नील बनती थी। ठीक, एक वाट क्या था, वाट एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, मतलब जिसमें संग्रह करके रखा जाता होगा नील को। ठीक, आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, तो ये भी एक समस्या थी जी बड़ी। अगर नील की खेती होगी तो फिर उसके बाद नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। अब नील विद्रोह हुआ और उसके बाद, नील का जब विद्रोह हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसको भी देख लेते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, कई हजारों रैयतों ने, किसानों ने क्या कर दिया, मना कर दिया खेती से। ठीक, जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज़ सरकार की संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों
को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसान की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, चंपारण आंदोलन होता है इसके बाद, किनका? गांधी जी का। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए थे। तो क्या थे हाजी मुल्ला के जवाब? WS सीटन का नील आयोग के अध्यक्ष थे जो, ठीक है, इनका याद रखना है, जो नील आयोग बना था तो उसके अध्यक्ष थे WS सीटन कार। ठीक है, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री शाले बोलते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हो? हाजी मुल्ला कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ठीक है, तो इतनी कष्ट हो गए थे किनको? रैयतों को, किसानों को। ठीक है, जिसके वजह से हाजी मुल्ला इस तरीके के कथन देते हैं। ठीक है, आगे ये चैप्टर यहाँ पर ही समाप्त होता है आपका। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा कहानी के रूप में है। अगर कहानी के रूप में एक बार दो बार जो भी मैंने एक सिरे से पढ़ाते हुए मैं जो गया हूँ, ठीक है, और समझाते कहीं कहीं पर जो मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इसी को आपको एक बार दो बार अच्छे से देखना है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को जब आप इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।